ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहली खबर आपको बताने जा रहे हैं, महातूफान रगासा से जुड़ी हुई है। कई देशों में जमकर इस तूफान ने तांडव मचाया है। फिलीपींस में भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। इस तूफान के कहर से लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हवा के साथ साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि पेड़ तक कहीं झुके पड़े हैं, कहीं उखड़े पड़े हैं। तेज रफ्तार की वजह से बाइक्स पलट गई हैं। तटीय इलाकों में तो लोगों की और मुश्किल है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू का वीडियो भी सामने है। वीडियो में रस्सी की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। तूफान के बाद हालात काफी खराब हुए। स्कूल, दफ्तर सब बंद हैं। जिस वक्त महातूफान रगासा यहां पनुचान द्वीप से टकराया है, उस वक्त हवाओं की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो यहां पनुचान द्वीप जो है उससे जब ये तूफान टकराया, उस वक्त तो जैसे महाप्रलय सा आ गया हो। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरीके का कहर ये तूफान अपने साथ लेकर आया। तो तूफान रगासा के कहर की ये तस्वीरें हैं। कहीं रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और तूफान किस तरीके की तबाही और बर्बादी मचा रहा है, तस्वीरें देखिए आप। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार इन हवाओं की है, जिसने पूरे फिलीपींस पे दस्तक दी हुई है। देखिए कैसे दुपहिया वाहन सड़क पर गिरे नजर आ रहे हैं। तूफान के कहर को ये वाहन नहीं झेल पाए और वहीं सड़क पर पलट गए। कई पेड़ उखड़ गए जड़ समेत। तो ये फिलीपींस में महातूफान का कहर देख रहे हैं आप। फिलीपींस में रगासा तूफान जिसने तबाही मचा दी है। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। तूफान में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। फिलीपींस की तस्वीरें आपके सामने। वहीं चीन में भी रगासा तूफान का कहर देखने को मिला है। दक्षिण पूर्वी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में भयंकर तबाही हुई। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें देखिए आप कैसे पूरे इलाके में पानी भरा है। बिल्डिंग चारों ओर से पानी से घिरी हुई और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। तो सड़क पर ये खड़ी हुई गाड़ियाँ थीं जो अब पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। चीन में ये तूफान के कहर की तस्वीरें हैं। तूफान रगासा से चीन में जो कोहराम मचा है उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। इतना ज्यादा पानी यहां सड़कों में भरा हुआ है। गुआंगडोंग चीन की ये तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं तूफान रगासा इसका कहर चीन पर भी टूटा है। इससे पहले फिलीपींस की तस्वीरें आप देख रहे थे। वहां पर भी इसी तरीके से इस तूफान ने तबाही मचाई है। ये चीन की तस्वीरें हैं। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में देखिए आप, सबसे ज्यादा तूफान रगासा ने यहाँ तबाही मचाई है। और यहाँ तो इस तूफान की आहट के चलते इतनी तेज बारिश हो रही है कि सैलाब की सी स्थिति चीन के कई इलाकों में बन गई है। बाढ़ की चपेट में चीन का गुआंगडोंग प्रांत, जहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सैलाब आ गया है और उसमें गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। एक और देश का आपको हाल बता देती हूं। ताइवान में महातूफान रगासा ने कहर बरपा रखा है। भारी तबाही यहां ताइवान में भी इस तूफान ने मचाई है। अब तक ताइवान में 14 लोगों के मारे जाने की खबर। लगातार यहां बारिश हो रही है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तूफान अपने साथ मलबे का सैलाब लेकर आया है। पूरे शहर में कीचड़ फैला हुआ है। तस्वीरें देखिए आप। बाढ़ का पानी निकलने के बाद अब शहर में मलबा जमा है, गाद जमा है। राहत और बचाव की टीम इस मलबे को हटाने के काम में जुटी हुई है, लोगों की सहायता कर रही है। घर, कार, बाइक, सड़क सब कुछ मलबे में। ऐसा लग रहा है जैसे धंस सा गया है। मलबे में हालांकि कोई फंसा नहीं है। इसके लिए लगातार राहत और बचाव की टीमें भी मौके पर जुटी हुई हैं। और कुछ लोग जो इस तेज बारिश, बाढ़ की चपेट में आ रहे थे, उन्हें बचाव टीम ने जो सुरक्षित स्थान है वहां पहुंचाया है। तूफान के कहर के बाद पूरे शहर में अब मलबा ही मलबा जमा नजर आ रहा है।
ये देखिए कुछ लोग जो फंसे हुए थे उन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और ये शहर में जो मलबे का सैलाब आया है, वो पानी तो बह गया लेकिन अपने पीछे गाद छोड़ गया है। वो जमी हुई गाद भी आप देख रहे हैं। रस्सी के सहारे जो स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपके सामने। वहीं चीन के मकाऊ में रगासा तूफान का कहर देखने को मिला। यहाँ सड़कों पर पानी भरा हुआ है। घर हो, दुकान हो, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। और सड़कों पर तो ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है जैसे सड़क ना हो, कोई नदी नाला बह रहा हो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दुकानों में, स्कूलों में, हर तरफ पानी ही पानी, सब कुछ बंद है। जल कर्फ्यू सा लगा हुआ नजर आ रहा है यहाँ चीन के मकाऊ में। वीडियो देखिए आप। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू भी कई इलाकों में किया जा रहा है और ट्यूब की मदद से उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो यहाँ पानी के बीच फंस गए थे। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। ट्यूब का सहारा लेकर जो बचाव कर्मी हैं, वो जो लोग फंस गए थे, पानी की चपेट में आ गए थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। उधर भारत के इकलौते ज्वालामुखी में एक बार फिर मामूली विस्फोट हुआ। हालांकि हल्के विस्फोट से ही समंदर में अंगारे नजर आने लगे। दरअसल अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन आइलैंड पर बीते 8 दिन में ये दूसरा धमाका हुआ है। पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर के फासले पर हैं ये बैरन आइलैंड्स और यहीं पर ये ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट का वीडियो सामने आ गया है। बताया जा रहा है ये विस्फोट 20 सितंबर को हुआ था और उससे पहले 8 सितंबर को भी यहाँ एक छोटा विस्फोट हुआ था। इसके बाद देखिए कैसे आग के शोले इस ज्वालामुखी से फूट रहे हैं। तो ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बैरल आइलैंड पर है ये और यहीं पर धमाके हुए हैं, विस्फोट हुए हैं। 8 सितंबर को हुआ है और उसके बाद फिर 20 सितंबर को हुआ है और उसके बाद कैसे ज्वालामुखी धधक रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें भयंकर तबाही की निशानी दिख रही है। यहाँ के वजीरा अस्पताल के सामने सड़क पर पाइप फट गया। पाइप फटने से एक बड़ा सिंक होल खुल गया जिसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क अचानक धंस गई। वीडियो देख रहे हैं आप। पूरी सड़क अचानक से धंस गई है। सड़क धंसने की वजह से बिजली का खंभा भी इसी में समा गया। सड़क पर कार्स खड़ी हुई थी लेकिन वो बस आप कह सकते हैं कि बाल बाल बची हैं। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। शहर के मेयर ने आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों से ये इलाका खाली करने की अपील कर दी है। देखिए आप कैसे अचानक से ये सड़क धंस गई। और इस घटना के बाद जब बचाव अभियान के लिए रेस्क्यू कर्मी सिंकहोल में उतरे तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल बचाव कर्मी फंसी हुई कार को निकालने के लिए अंदर उतरे थे और तभी अचानक मिट्टी फिर से ढहने लगी। तेजी से मलबा गड्ढे में गिरने लगा। ये देखकर अधिकारी भी डर गए। फौरन रस्सी की मदद से ये जो नीचे उतरे हुए थे राहत कर्मी, उन्हें ऊपर खींचा गया। वीडियो देखिए आप। मलबा तेजी से नीचे की तरफ धंस रहा है। अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कई कारें अभी भी यहाँ फंसी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में आज प्रदर्शन हुआ जो अचानक हिंसक हो गया। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से जमकर झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा दी गई। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे थे। वांगचुक पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज ये बंद बुलाया था।
जिसमें हिंसा हुई। आज सुबह हजारों की संख्या में भीड़ लेह के हिल काउंसिल दफ्तर के बाहर जमा होने लगी और इससे पहले ही लद्दाख पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर दी थी। शुरू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस होती रही, फिर ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और माना यह जा रहा है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिले लद्दाख को। इस मांग के साथ जो छात्र सड़क पर उतरे हैं, ये आंदोलन अब थमेगा नहीं, बल्कि लेह से निकलकर लद्दाख के अन्य शहरों में भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखा जा सकता है। हालांकि लेह में जो हंगामा हुआ है, उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे सोनम वांगचुक और अभी तो उन्होंने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर तक तो कम से कम वो अनशन पर रहेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है, जिस तरीके से आज प्रदर्शन हिंसक हो गया, कई लोग घायल हो गए, उसी के बाद सोनम वांगचुक ने ये बड़ा ऐलान किया है। सोनम वांगचुक ने फिलहाल अपना जो अनशन है वो खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल अपनी खत्म की। 15 दिन से अनशन कर रहे थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की तरफ से प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील भी की गई है और आज जो लेह में प्रदर्शन उग्र हो गया, उसको लेकर सोनम वांगचुक की तरफ से दुख भी जताया गया था। तो लेह में हुई हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों से अब अपील की है। सोनम वांगचुक कह रहे हैं, दुख हो रहा है, बड़े पैमाने पर हिंसा तोड़फोड़ हुई। मैं अपील करता हूं लद्दाख की युवा हिंसा के रास्ते पर ना चलें, नहीं तो ये मेरी 5 साल की कोशिश को नाकाम कर देगा। उन्होंने कहा, मैं युवाओं से अपील करता हूं, शांति के रास्ते पर चलें युवा। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, आप जानते हैं कल ही उनकी रिहाई हुई है और रिहाई के दूसरे दिन आज आजम खान का बड़ा बयान। पार्टी छोड़ने के सवाल पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज है, जरूरी नहीं ओहदा हो तभी लोग प्यार करें। मैं बता दूं कि बिकाऊ माल हम नहीं हैं। कुल मिलाकर जो कयास लग रहे थे कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या आजम खान बीएसपी में जाने वाले हैं, इस तरीके के तमाम कयास थे और अब आज आजम खान का ये बड़ा बयान क्या उन तमाम अटकलों पर विराम लगाएगा? सुनिए क्या कहा आजम खान ने। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। बेशक। तो हमें एसटी साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। बिहार के चुनावी रण की बात करते हैं, जिसमें आज से एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान महागठबंधन और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल प्लान क्या है आखिर? असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल प्लान नहीं है, एमआईएम पार्टी का प्लान यही है कि सीमांचल में इंसाफ हो। ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में नौजवानों का पलायन होता है, जो मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जाकर वहाँ पर काम करते हैं, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर जाकर। खत लिखे गए कई बार गठबंधन के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्टेज से परवाह नहीं है। देखिए,
लोग अक्सर ये कहते थे कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती है, तो अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लालू प्रसाद यादव साहब को लिखे, एक तेजस्वी यादव को लिखा, 6 सीट हमने देने के लिए कहा। अब इससे बढ़कर ज़र्फ़ का और क्या मज़ाहरा हो सकता है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायक को, जिसको सीमांचल की जनता ने अपने खून पसीने से कामयाब किया, कुर्बानियाँ देकर, आपने उनको ख़रीद लिया। तो अब इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपका इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान है, कोई मामूली आदमी थोड़ी है। उन्होंने 3 खत लिखे, पब्लिकली अवामी तौर पर इस बात को कहा, मीडिया में कहा। अब ये उन पर मुनस्सिर है कि वो चाहेंगे नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। सबसे ज्यादा लड़ाई जो है असदुद्दीन ओवैसी की इस बार बिहार चुनाव में किसके साथ होगी? सबसे होगी, बीजेपी से होगी, जेडीयू से होगी। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उनको, उन बेईमानों को खरीद लिया। अभी भी इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है, क्या कोई गुंजाइश है असदुद्दीन साहब? देखिए हमने पूरी कोशिश कर दी। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, अपना काम कर रहे हैं। 2 सवाल है मेरे असदुद्दीन सर बस कि पिछली बार जैसे आप 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर लड़े थे, 25 सीटों पे, इस बार MIM कितनी सीटों पर लड़ाई लड़ेगी? जितने भी लड़ेगी उसकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, मालूम होगा आपको। अच्छा, एक आइलम मोहम्मद को लेकर के पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपकी रैली में भी देख रहा हूँ, आइलम मोहम्मद के पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यूपी से लेकर के कई जगहों पर FIR भी हो गई, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें कौन सा गैर कानूनी बात लिखी है? कौन सा एंटी नेशनल लिखा हुआ है उसमें? अगर कोई लिखेगा आई लव प्राइम मिनिस्टर तो कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है। आश्रम की काली हकीकत सामने आई और इसके बाद तो हड़कंप मच गया। यहां आश्रम में पढ़ने वाली 32 लड़कियों ने आरोप लगाया है वहां के संचालक पर गंदी हरकत करने का। 17 लड़कियों ने तो अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिया है। पीड़ित छात्राएं आश्रम में मैनेजमेंट कोर्स की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने संचालक स्वामी चैतन्यानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद स्वामी चैतन्यानंद कहां है किसी को कुछ नहीं पता। ये स्वामी फरार हो गया है। आरोपी बाबा की तलाश चल रही है और इस बीच इस बाबा की एक लग्जरी कार मिली है। बाबा का कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। हालांकि पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही है, जगह जगह दबिश दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस आरोपी बाबा तक पहुंचा जा सके, इसकी शिकार हुई छात्राओं को इंसाफ दिलाया जा सके। तो दिल्ली के आश्रम में छात्राओं से यौन शोषण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी चैतन्यानंद का जो मोबाइल चैट है, वो मोबाइल चैट सामने आई है। पीड़ित छात्राओं के मोबाइल से मिले मैसेजेस से खुलासा, छात्राओं को फेल करने तक की धमकियां देता था ये स्वामी चैतन्यानंद। और किस तरीके के चैट्स इसके सामने आए हैं, इसमें लिखता था छात्राओं को, मेरे कमरे में आ जाओ, तुमको विदेश ले चलूंगा, कोई खर्चा नहीं करना होगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो फेल कर दूंगा। इन्हीं तमाम हरकतों से इस बाबा की छात्राओं ने तंग आकर आखिरकार पुलिस को इसकी शिकायत की। तो ये आरोपी स्वामी चैतन्यानंद, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में स्वामी चैतन्यानंद की तलाश की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान और उत्तराखंड में भी दिल्ली पुलिस कई जगह दबिश दे रही है। आखिरी लोकेशन इस बाबा की वो आगरा में ट्रेस हुई थी और उसके बाद से इसके बारे में कोई जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं है। इसीलिए दिल्ली पुलिस अब एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में जो सूचना मिल रही है उसके आधार पर छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। PSV के नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी। कुछ फीमेल छात्राएं हैं जो कि PGDM का कोर्स परस्यू कर रही थी। उन्होंने कंप्लेंट दी सेक्सुअल हरासमेंट की और उसमें केस दर्ज किया गया है। ये बाबा अभी कहाँ पर है? क्या ये फरार चल रहा है? जो अक्यूज्ड है वो अब्सकॉन्डिंग है और उसकी सर्च जारी है। मैम, एक तलाशी के दौरान जब इंस्टीट्यूट का सर्च हुआ तो एक कार बरामद हुई है। उस कार को लेकर एक अलग मुकदमा दर्ज किया है, वो क्या? जो कार बरामद हुई है उस पर एक UN का नंबर प्लेट लगा हुआ था और उसी की वजह से एक अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में FIR रजिस्टर की गई है।
मैम ये कह सकते हैं कि बाबा भी फरार है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है, और एक पुराने मामले भी थे उसके ऊपर, उसकी क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। थैंक यू। एडिशनल डीसी ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। यहां जो नेता बैठे हैं, मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, आप आए हो, मेरे ऑफिस में आए हो, बैठे हुए हैं यहां पे, और ये आप मुझे बताइए, ये आपने हमें कहा था ना, ये आपने कहा था ना, ये तो ये अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, ये जो इस स्टेज पे कहा जा रहा है, ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये गारंटी है, ये होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, सबको सही भागीदारी मिलनी चाहिए, सबकी जगह होनी चाहिए, सबको बिहार में और बाकी हिंदुस्तान में सबको सही जगह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सही बात। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। ये आपके लिए, बिल्कुल, ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। मैं आपको, खारगे जी, तेजस्वी जी, सानी जी, बाकी जो स्टेज पे लीडर्स हैं, हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए और क्यों करेंगे, मैं बता देता हूं क्यों करेंगे। क्योंकि हम इस संविधान को मानते हैं और इस संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को इस देश की प्रगति में भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। इस संविधान में लिखा हुआ है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है,
जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। एक बार फिर जो सीनियर लीडर स्टेज पे हैं, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सब पार्टियों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो विजन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जॉइंटली हमने डेवलप किए हैं। ये हमारे गठबंधन का विजन है, आपका विजन है, इसलिए मैं खारगे जी को और सबको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में संबोधित करते हुए, आरक्षण को लेकर बड़ा वादा करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।